तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है वुमेन एम्पावरमेंट का, उससे संबंधित आपके सामने महिला सशक्तिकरण का, उससे संबंधित आपका पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कराऊंगा आपको। जैसे कि पता, हमारी मास्टर क्लास है ना, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं करवाता हूं, मैं पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज कराता हूं। और ये क्लास रामबाण क्लास है, सारा का सारा पेपर मैं लिख के देता हूं। इस क्लास से 1% भी बाहर नहीं जाता है, सारा का सारा पेपर इसी क्लास से आता है। बाकी आप कमेंट में बता देना इस क्लास से कितना कंटेंट आता है, ताकि जो नए बच्चे जुड़े उनको भी पता चल जाए। साथ के साथ अपन एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, अपन को 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं आपके सामने। कब तक? 31 तारीख से पहले पहले अपने को 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। तो बच्चों, आप सबको इसमें योगदान देना है ना। ये सिर्फ अपने पेपर नहीं है, आप सबको भी इसमें योगदान देना है 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने में। समझ में आ गया? अपने दोस्तों को जब आप पेपर देने जाओ तब उसके फोन में भी सब्सक्राइब करवा दिया करो चैनल को। साथ के साथ कोने में जो भी प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने फ्लिपकार्ट और मित्रा से प्रोडक्ट खरीद लो। समझ में आ गया? तो ये साथ के साथ ये पीडीएफ जो आपको कहां पर मिलेगी, इसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से जाओ और जाकर आपके सामने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। जैसे ज्वाइन करोगे, ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा है, इस पर क्लिक करना आपको। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने जो फाइल वाला सेक्शन है, इस फाइल वाले सेक्शन पे आ जाओ। कौन से वाले ऑप्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे आओ। और आने के बाद में यहाँ पर कोने में जो आपको सर्च वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना भैया? आपके सामने आपको वुमेन सर्च कर लेना। सिर्फ क्या सर्च कर लेना? वुमेन सर्च कर लेना। यहां पर आपके सामने बाकायदा वुमेन एम्पावरमेंट फर्स्ट सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ पड़ी हुई है भाई। समझ में आ गया? तो यहां पर आपके सामने पीडीएफ पड़ी हुई है, इसको खोल लेना और खोलकर पढ़ लेना। सारी चीजें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए भाई, आप शुरू करते हैं क्लास को। भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास की अवधारणा बताइए। मतलब भारत में जो महिला सशक्तिकरण है उसके क्या इतिहास रहा है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। महिला सशक्तिकरण का अर्थ, महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिलाओं को क्या मिले? समान अधिकार मिले। मतलब हर महिला है उसको जीवन में बराबरी का काम करने का अधिकार मिले। जहां जैसे कि आपकी माताजी है ना, आपके माताजी है, आपके पिताजी है, दादा दादी मान लो, कोई भी है। अब आपके पिताजी घर का काम करते हैं ना, घर के कुछ फैसले भी लेते हैं। आपकी मम्मी जी घर पे काम करती है, बाहर भी भाई कोई जॉब करती है। लेकिन दोनों वो जब आपके सामने घर को चलाते हैं, आपको कोई डिसीजन बताना हो, आपको तैयारी करवानी हो, जैसे अगर आप आगे नीट की तैयारी करना चाहते हो, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, तो आप अपने घर में, आपकी माताजी भी बैठती है और आपके पिताजी भी, दोनों आपस में मिलकर डिसीजन लेते हैं कि भाई आपके सामने क्या करना है अपने बच्चे के लिए। तो इसी तरीके से, मतलब मैं छोटे छोटे उदाहरण से समझाना चाहूँ था ना, कि तारा घर गृहस्थी से चीज समझ में आ जाए। तो उसी तरीके से, है ना, उसी तरीके से कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसमें आपकी मम्मी की ज्यादा चलती है, कोई का फैसला पापा की ज्यादा चल रहा है, ये भी होता है। लेकिन दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि दोनों मिलकर फैसले लेते हैं। समझ में आ गया? तो उसी को महिला सशक्तिकरण के नाम से जाना जाता है, कि दोनों के पास, किसी समाज में महिला और पुरुष दोनों के पास आपके सामने बराबरी का हिस्सा हो फैसले लेने का। समझ में आ गया आपको अच्छे से? निर्णय लेने की शक्ति, मतलब ऐसे नहीं कि आपके सामने कोई महिला है आपके परिवार में या बाहर को जॉब कर रही है, तो उस महिला को बस सिर्फ पद पे इसीलिए रखा हुआ है ताकि आपके सामने क्या हो सके कि वो महिला है, रिजर्वेशन में सीट मिल गई, है ना, और वो जॉब लग गई, बस उसके पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी महिला जिस पद पे है उसको उसके बराबरी के हक मिले और उसको निर्णय लेने की शक्ति भी मिले। कई बार कि भैया तो स्त्री, ये तो लड़की है, ये क्या फैसले ले पाएगी, मजबूत फैसला नहीं ले पाएगी, है ना। पहले आर्मी में होता था लड़कियों को नहीं लिया जाता था, लेकिन अब एनडीए के थ्रू और सोल्जर्स की प्रोसेस के थ्रू भी धीरे धीरे लड़कियों को उसमें भाग लेने दिया जा रहा है। तो क्या हो रहा है? निर्णय लेने की शक्ति बढ़ रही है। शिक्षा में स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी प्रदान कीजिए। मतलब कोई भी महिला है ना, उसको आपके सामने, आपके घर पे देखो, आपको जितनी ज्यादा पढ़ाई कराई जाती है, आपकी सिस्टर है ना, उसको शायद उससे ज्यादा ही पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपको तो फिर भी डांट दिया जाता है भाई। अपने शेखावाटी क्षेत्र में तो विशेषकर यही चीज है कि जितनी भी जो आपके घर की लड़कियां होती है उनको और ज्यादा मोटिवेट किया जाता है पढ़ने के लिए, है ना। और ये होना भी चाहिए। समझ में आ गया? अगर स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां हो, कोई दिक्कत हो, और रोजगार में भी उनको क्या है, बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। यही महिला सशक्तिकरण है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। समाज में भी महिलाओं को फैसले लेने का आपके सामने हक मिले। आर्थिक रूप से पैसे कमाए, पैसे को रखने का या आपके सामने स्वतंत्रता मिले, और राजनीतिक स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए।
सरल शब्दों में महिला सशक्तिकरण का क्या मतलब होता है? महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी व सम्मानपूर्ण जीवन जीने योग्य बनाना। मतलब आत्म महिला सशक्तिकरण क्या होता है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना। मतलब जो महिलाएं हैं वो आपके सामने आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने का अर्थ क्या होता है आपके सामने? कि आप हैं वो आपके सामने, अगर आपको घर में जरूरत पड़े किसी चीज की, जैसे आपको घर का काम करना पड़े, है ना, तो आप घर का काम भी करो भाई। समझ में आ गया? अगर आपको बाहर का काम करने को मिले तो आप बाहर का काम भी कर सको, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और आपके सामने जो राजनीतिक रूप से आपकी आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। मतलब अगर आपको जीवन में कभी भी किसी के साथ काम करने का मिले तो आप उसके बराबर कर सको, और अगर आपके सामने, अगर आपको अकेले कोई काम करने की जरूरत पड़े तो आप कर सको। आत्मविश्वास, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है। काफी लड़कियों को आपने देखा होगा भाई, वो ना बहुत इंटेलिजेंट होती हैं, पढ़ाई में अच्छी होती हैं, घर का काम बहुत कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेसिव नहीं हो पाती हैं। मतलब जैसे कि उनको कोई काम कह दोगे कि भाई जाओ तुम है ना वो काम करके आना, तो वो कहती है मेरे से नहीं होगा, मुझे मुझे डर लगता है ना। तो इस प्रकार के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। आप जितनी काबिलियत रखती हो, खास करके भाई इस वीडियो को जो लड़कियां देख रही है उनके लिए कह रहा हूं, जो अगर आपके अंदर काबिलियत है, बस आप पहचान नहीं पा रहे हो, या फिर आपके सामने आपके माता पिता ने उतना बूस्ट नहीं किया आपको कि आप उतना कॉन्फिडेंस के साथ काम करो, आपको आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी होता है। और सम्मानपूर्ण जीवन योग्य, मतलब आपको एक रेस्पेक्टफुल, आपका एक करेक्टर है, आपके जो करेक्टर है वो एकदम ऐसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग करेक्टर होना चाहिए आपका, है ना, ताकि आप एक सम्मानपूर्ण जीवन है वो भी, जिसको कोई भी इंसान आपको जल्दी से कुछ कह ना सके। आप अपना एक करेक्टर है उसको बिल्ड करो। उदाहरण के लिए, जब महिला अपने जीवन में शिक्षा, विवाह और रोजगार से जुड़े निर्णय स्वयं ले सके तो वह सशक्त महिला कहलाती है। अब एक छोटी सी चीज पूछो, मतलब आप अपने घर में आपकी माताजी को कहते हो कि माताजी, या आपके पापा को कहते हो कि पापा जी मुझे किसकी तैयारी करनी है? भाई मुझे आरएस की तैयारी करनी है ना, और मुझे ना, अगर भाई मुझे, अगर आपका फैमिली इतनी अलाउ करती है, मतलब आपके उनके पास इतना इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है कि मुझे कोचिंग के लिए बाहर जाना है, जयपुर जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो आपके माता पिता आपको उस चीज के लिए अलाउ करते हैं। और मैं इतना गारंटी के साथ कहता हूं आपके सामने, आप में से जो वीडियो देख रहे हो 95% से ज्यादा माता पिता आपके पूछोगे तो आपको अलाउ करेंगे भाई, करते हैं ना आपको अलाउ। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई हाँ, इतना जरूर करेंगे कि भाई आपको ध्यान रखना भाई अपना खुद का, है ना, बाकी अलाउ कर देंगे। तो आप, इसका मतलब कैसी महिला हो? आप एक सशक्त महिला हो। आप अपना जीवन के शिक्षा का फैसला खुद ले सकते हो, रोजगार से जुड़ा फैसला खुद ले सकते हो। हाँ, विवाह से जुड़ा फैसला हमारी सामाजिक परंपराओं के अनुसार लिया जाता है और उसमें सही भी है। इसमें आपके सामने इतना सशक्त बनने की कोई जरूरत है भी नहीं। अगर आपके माता पिता अगर आपके लिए इस फैसले को लेते हैं तो वो बहुत जरूरी भी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उनको हमसे ज्यादा जीवन के बारे में पता है। भाई थारी उम्र होगी 20-25 साल, थाला माता पिता की कम से कम 45 से 50 साल है, थानो ज्यादा 25 साल ज्यादा जिंदगी जिए, है ना। थे 10,000 लोगों मिले हो तो वह कम से कम 50,000 लोगों मिले, बस जिंदगी लोग ही देखे, है ना। तो उनको हमसे ज्यादा पता है कि तुम्हारे लिए कौन बेस्ट है। क्योंकि थे जब छोटा सा ना, जब नन्ना सा, जब रोटी खानी भी कोई करती, जद से लेके आज थे जॉब लाग जाओगे या जिंदगी आगे बढ़ जाओगे, जब तक वह थान देखें, थार कोई भी गलती करने से पहले उन्हें बेरो रहे। तो ये इस फैसले को छोड़कर बाकी जिंदगी में आप जितने भी फैसले ले सको, और अगर ये फैसले भी अगर आप खुद से ले पाते हो, अगर बेहतर फैसला ले पाते हो, अगर आपके अंदर इतनी समझदारी है, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला होता है, तो अगर ये भी अगर आप सही से ले पाते हो तो आप क्या हो? सशक्त महिला हो। और मैं इतनी बहुत ही प्राउड के साथ कह सकूं कि जोनना के अंदर या अपन शेखावाटी क्षेत्र में तो लगभग घरों में ये सारी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो हमारा एक जिला है, एक अपन बहुत प्राउड के साथ कह सकते हैं कि अपन महिला सशक्तिकरण में तो अपन बहुत आगे हैं। भारत में महिला सशक्तिकरण का क्या इतिहास है? भारत में महिलाओं की स्थिति समय समय पर बदलती रही है। इन्हें 3 कारणों से समझा जा सकता है। कैसे? पहले वाला समय प्राचीन काल। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक स्थान था। मतलब आज के समय अपन जो महिला को जो स्थान है ना, मैं थाने बता दूं, पहले ना, पहले इससे पहले मतलब वो भी बढ़िया हो। समझ, आज अपनी महिला ने इतना अधिकारी, उनसे भी तगड़ा अधिकार प्राचीन भारत में मिला करता। कैसे? महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती थी। उस समय महिलाएं शिक्षा प्राप्त करती, आज भी कर रहे हैं, और उस समय भी महिलाएं हैं वो शिक्षा प्राप्त करती थी। समझो थे, ये कद की बात हो रही है, जो ऋग्वैदिक काल है ना, उस समय की बात हो रही है। वैदिक काल में स्त्रियां ऋषिकाओं के रूप में जानी जाती थी। मतलब महिलाएं हैं, जैसे जो स्त्रियां है ना, वो भी ऋषिकाएं क्या होती हैं? जिनको जो ज्ञान प्राप्त करने का काम करती थी, अध्यात्म और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करती थी।
है ना। गार्गी, मैत्री जैसी विदुषी महिलाएं थी। और कौन कौन सी महिलाएं आपके सामने, गार्गी और मैत्री जैसी आपके सामने विदुषी महिलाएं भी देखने को मिलती थी। सभा व शस्त्रार्थों में भी भाग लेती थी। और क्या करती थी, अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने जो सभाएं होती है उनमें भी महिलाएं क्या करती थी भाई, आपके सामने भाग लेने का काम करती थी। समझ में आ गया। तो देखो देखो एक महिला को कहां कहां पर होना चाहिए, शिक्षा प्रदान होती थी। महिला सशक्त होने के लिए किस किस चीज का होनी जरूरी है, शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए महिला को। तो महिला शिक्षा प्राप्त करती थी उस समय। महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त होना चाहिए। तो देखो महिलाओं को ऋषिकाओं के रूप में, मतलब जैसे साधु संत होते हैं ना, तो जो भाई संतों की जो पत्नी होती है उस रूप में उनको देखा जाता था। अब मुझे अच्छा शब्द याद नहीं आ रहा है, तपस्विनी शब्द अच्छा होता है, उस रूप में उनको जाना जाता था। मतलब सम्मानजनक आपके सामने स्थिति भी अच्छी थी और कहने के लिए अच्छी नहीं थी। उस समय का जब ऋग्वेदिक काल के आप इतिहास को पढ़ोगे, उसमें गार्गी, मैत्रियां जैसी विदुषी पढ़ी लिखी महिलाएं जो संतों के बराबर बैठ करके आपके सामने धर्म पर चर्चा किया करती थी। तो आप समझ सकते हो कि वो महिलाएं आपके सामने कितनी पढ़ी लिखी थी। और तीसरा क्या होता है, उन महिलाओं को समाज में फैसले लेने का हक होना चाहिए। तो देखो वो सभाओं और शस्त्रार्थों में भी भाग लेती थी। तो उस समय की महिलाएं आपके सामने क्या थी, बिल्कुल महिला सशक्त हुआ करती थी। उस समय महिलाओं को समान बौद्धिक अधिकार प्राप्त थे। जितने पुरुषों को बौद्धिक अधिकार प्राप्त थे, उतने ही आपके सामने महिलाओं को भी बौद्धिक अधिकार प्राप्त थे। प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा मजबूत और सम्मानपूर्वक हुआ करती थी। मध्यकाल में, मिडिवल पीरियड क्या होता है, मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। क्यों होने लगी, क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो आक्रमणता, विदेशी आक्रमणताओं ने क्या किया, आपके सामने भारत पे आक्रमण किया। अब भारत की, उनकी संस्कृति अलग हुआ करती थी और भारत की संस्कृति अलग हुआ करती थी। वो अक्सर महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, उनका अपहरण करके लेकर चले जाते थे। तो इसीलिए क्या होगा, महिलाओं को आपके सामने समाज में थोड़ा पीछे रखना पड़ा और पुरुषों को समाज में आगे आकर काम करना पड़ा। इसीलिए धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति कमजोर होने लगी। पहला काम है सामाजिक रूढ़ियां। धीरे धीरे समाज में अलग अलग प्रकार की जो रूढ़ियां हैं वो चलने लगे, क्योंकि उसके पीछे एक सबसे बड़ा काम यह भी होने लग गया कि अक्सर जो कृषि है ना, उसका समाज में बोलबाला होने लग गया। पहले तो पशुपालन आधारित जो संसार हुआ करता था और बाद में कृषि आधारित संसार होने लग गया। तो कृषि में क्या आपके सामने पुरुषों की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि महिलाएं भाई आपके सामने थोड़ी फिजिकली पुरुषों के बराबर थोड़ी सी उनके अंदर, मतलब जो शक्तियां होती है वो थोड़ी सी कम होती है। बायोलॉजिकल थोड़ा सा डिसएडवांटेज महिलाओं को रहता है। तो इसीलिए पुरुषों की थोड़ा ज्यादा महत्व बढ़ने लगा। तो सामाजिक रूढ़ियां भी फैलने लग गई। फिर अलग अलग प्रकार के विदेशी आक्रमणकारियों ने भी इस प्रकार की परंपराओं को और आगे बढ़ाने पे मजबूती दी, क्योंकि भाई वो क्या आपके सामने महिलाओं को अपहरण कर लेते थे, उन पे अत्याचार करते थे। तो इसलिए क्या है, समाज में पुरुषों को आगे आकर थोड़ा ज्यादा, मतलब एक प्रकार से आगे आने पड़ा और महिलाओं को बैक स्टेप आना पड़ा। उनको एक प्रोटेक्शन में रहने की जरूरत पड़ने लग गई। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, और धीरे धीरे फिर आपके सामने ये व्यवस्था रिजिड होती चली गई। भाई कोई एक परंपरा बने, अर्थात धीरे धीरे वह परंपरा पड़ती क्यों जा, आपके सामने एक धारणा बन जा। तो फिर के एक प्रकार से समाज में जो पुरुषा की वैल्यू पूरी बढ़ गई और पितृसत्तात्मक व्यवस्था है वह शुरू होगी। अब उसके क्या नुकसान हुए, प्रमुख समस्याएं देखने को मिली, जैसे बाल विवाह जैसी प्रथाएं हैं, पर्दा प्रथा, सती प्रथा और शिक्षा से वंचित करना, कुछ ऐसी प्रथाएं देखने को मिली। मतलब जो महिलाएं होती थी, महिलाओं को आपके सामने बहुत छोटी उम्र में 10 से 14 साल की उम्र में सभी की शादी कर देते थे। वही आपकी मदर से भी पूछ लेना, लगभग आपके जितने भी मदर है सबके 18 साल से पहले ही शादी हुई है सबकी, है ना। पर्दा प्रथा, और आपके सामने महिलाओं को भाई ये तो आज भी देखने को मिलता है। राजस्थान के अंदर तो महिलाएं भाई आपके सामने समाज में खुले मुंह बाहर नहीं जाते हैं, आगे पर्दा प्रथा करके रखती हैं, है ना। लेकिन पहले पर्दा प्रथा वही नहीं होती थी जो घूंघट वाली। पहले क्या करता था, इसका अर्थ यह भी होता था कि महिलाओं को घर से बाहर ही नहीं जाने दिया जाता था। समझ में आ गया। पर्दा प्रथा का अर्थ है कि घर से बाहर ही नहीं जाने दिया जाता था, सारे काम वो घर के अंदर ही करती थी, वो बाहर ही नहीं जाती थी, है ना। वो थोड़ी घूंघट वाली परंपरा नहीं है, ये सारे के सारे सामाजिक परंपरा से जुड़ी हुई है। अलग है सती प्रथा। सती प्रथा क्या होती है भाई, आपके सामने जो महिलाएं हैं, अगर उसके जो पति है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको उसी के साथ सती कर दिया जाता था, उसको भी उसी के साथ आपके सामने दाह संस्कार कर दिया जाता था। बहुत गलत परंपरा थी भाई आपके सामने, और उनको शिक्षा से भी वंचित किया जाता था। इस काल में महिलाओं को शोषण बढ़ा और स्वतंत्रता कम हुई। समय के साथ आपके सामने क्या हुआ, महिलाओं का शोषण बढ़ने लग गया और स्वतंत्रता उनकी धीरे धीरे कम हो गई। मतलब मध्यकाल महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे खराब काल मान सकते हैं और पतन काल के रूप में भी अपन जा सकते हैं।
फिर अगला आता आधुनिक काल। आधुनिक काल में महिलाओं को सशक्तिकरण का नया जीवन मिला, मतलब अब जो नया संसार देखने को मिलता है इसमें महिला सशक्तिकरण है वो अपनी चरम सीमा पर है। कहां पर? आपके सामने अपनी चरम सीमा पर है। यहाँ पर महिलाओं को बराबरी का हक है, फैसले लेने का हक है, सारी की सारी शक्तियां आपके सामने देखने को मिलती हैं। समझ में आ गया? तो अब आधुनिक काल है उसमें महिलाओं को बराबरी का फैसला लेने का पूरा पूरा हक मिलता है। प्रमुख सुधारकों की बात करें, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। क्या किया भाई? जो अपने राजा राम मोहन राय है इन्होंने क्या किया? जो सती प्रथा हुआ करती थी उसका विरोध करने का काम किया। कुछ उदाहरण है, स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की शिक्षा पर बल दिया। भाई इन्होंने तो जो राजा राम मोहन राय इन्होंने सती प्रथा का आपके सामने उन्मूलन के लिए भी प्रयास किए और इन्हीं के प्रयास से आपके सामने क्या हुआ? महिलाओं की जो सती प्रथा उसको हटाया गया। स्वामी विवेकानंद को महिला शिक्षा पर बल दिया। जो आपके सामने स्वामी विवेकानंद है उन्होंने क्या किया? जो महिला शिक्षा है उस पर आपके सामने बल देने का काम किया कि महिलाओं को, समाज को प्रेरित किया कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान की जाए। भाई वो सिर्फ घर तक ही नहीं रहनी चाहिए। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी तय करने का काम किया। मतलब महात्मा गांधी ने क्या किया? जो स्वतंत्रता का आंदोलन है उसमें महिलाओं को भी फैसले लेने का क्या होना चाहिए? भाई आपके सामने हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। जो कस्तूरबा गांधी है वो आपके सामने महिलाओं को आपके जो स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए क्या करती थी? प्रेरित करती थी। सरोजनी नायडू है ना, और आपके सामने एनी बेसेंट है ना, और कस्तूरबा गांधी हो गई, झांसी की रानी हो गई, और भी जो अन्य महिलाएं, भाई मेरे अगर नाम याद में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ये कुछ वो प्रमुख महिलाएं थी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान निभाया। आप भी एक दो महिलाओं के नाम बताओ भाई आपके सामने, और आप भी बताओ आपके जीवन में ऐसी कौन वो महिला है जिसके कारण भाई आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलता है। कमेंट में बता देना, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो। एक एक कमेंट जो भी विद्यार्थी देख रहे ना सभी से चाहिए मुझे। उपलब्धियां, शिक्षा का अधिकार होना, हर महिला है उसको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। उसको क्या मिलना चाहिए? शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। आधुनिक भारत है उसके अंदर महिला सशक्तिकरण को संवैधानिक संरक्षण मिला। मतलब जो आज का समय अगर अपन भारत देखते हैं उसमें महिला सशक्तिकरण को क्या है? संवैधानिक संरक्षण मिलता है। क्या मिलता है? संवैधानिक संरक्षण मिलता है। महिला सशक्तिकरण की क्या अवधारणा रहती है? महिला सशक्तिकरण एक प्रकार की सतत प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहे। सतत प्रक्रिया क्या है? लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जा रहा है? महिलाओं को सशक्त आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मतलब महिलाएं अगर रोजगार करेंगी या महिलाएं आपके सामने जो आपके सामने घर का कार्य नहीं बाहर का कार्य भी करेंगे वो आत्मनिर्भर बनाया जाए। निर्णय की शक्ति दी जाती है। निर्णय लेने की शक्तियां, मतलब जो जितने भी जो लोग होते हैं सबके द्वारा आपके सामने जो निर्णय लेने हैं उसकी जो निर्णय लेने की जो शक्तियां हैं वो आपके सामने क्या होनी चाहिए? महिलाओं को मिलनी चाहिए। और भेदभाव भी से मुक्त होना चाहिए। ऐसे नहीं कि महिलाएं जो काम कर रही हैं तो उनको कम पेमेंट दिया जा रहा है, पुरुषों को ज्यादा पेमेंट दिया जाता है, इस प्रकार की चीजें भी नहीं होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण के रूप में क्या फॉर्म होती है? पहला है सामाजिक सशक्तिकरण। महिलाओं को समानता और सम्मान मिलना चाहिए। जितनी भी जो महिलाएं हैं भाई सभी को समान समाज के अंदर बराबरी का हक मिले और उनको सम्मान भी मिले। अगले वाला पॉइंट है आर्थिक सशक्तिकरण। रोजगार, आय और संपत्ति का अधिकार मिले। किसका मिले भाई? महिलाएं हैं वो अपने रोजगार से संबंधित कौन से फैसले? रोजगार से संबंधित फैसले खुद ले और उनको आय और संपत्ति का अधिकार भी मिले। कौन सा? आय का अधिकार और प्लस संपत्ति का। जैसे अगर आपके घर पे आपके 100 बीघा जमीन है तो भाई अगर आपकी बहन अगर ये चीज चाहती है कि भाई आपके सामने उसको भी कुछ हिस्सेदारी मिले तो उसको भी मिलनी चाहिए, है ना। या फिर उसको अलग अलग रूपों में भाई, खैर अपने समाज में भाई धन नहीं दिया जाता, जमीन में ऐसा नहीं दिया जाता, उसके बदले अपन वैसे बहुत सी परंपराएं जो हमारे समाज में बनाई गई भाई, जैसे कि बहुत सी परंपराएं हैं। अगर आपके समाज में देखते हो तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको पता है कि जो आपकी बहन होती है उसके सपोर्ट में हमेशा अलग अलग प्रकार की जो योजनाएं हैं, अलग अलग प्रकार की हमारे समाज में चीजें बनाई गई हैं। सामाजिक सशक्तिकरण करना, महिलाओं को मतदान में हिस्सा मिले, प्रतिनिधित्व मिले, मतलब राजनीति में हिस्सा मिले। इसके लिए भाई आपके सामने महिलाएं उनको 33% आरक्षण है वो आपके सामने लोकसभा राज्यसभा के अंदर दे दिया गया है। दिया है ना, अभी थोड़े से दिन पहले वो बिल पारित हुआ था, वो एक महिला सशक्तिकरण की तरफ एक अच्छा कदम था। महिलाओं को समाज में नेतृत्व करने का भी योगदान मिले। कैसे मिले? आज के समय देखते हो भाई आपके सामने अलग अलग प्रकार की, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे रोजगार में हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, महिलाओं को आपके सामने नेतृत्व करने का भी मौका मिलना चाहिए। शैक्षणिक सशक्तिकरण, शिक्षा और आपके सामने कौशल का विकास होना भी जरूरी है। तो महिलाएं उनको शिक्षा मिलनी भी जरूरी है और आपके सामने उनका स्किल डेवलपमेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है।
महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता, महिला सशक्तिकरण की क्या आवश्यकताएं होती हैं? महिलाएं जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है। क्यों जरूरी है महिलाओं को सशक्तिकरण होना? देखो, भारत में आपके सामने क्या होता है, अधिकतर पुरुष आपके सामने बाहर कमाने जाते हैं, महिलाएं कमाती नहीं। जो विकसित देश है उसमें क्या महिलाएं भी कमाती है, पुरुष भी कमाते हैं, बच्चे भी कमाते हैं। तो इसका क्या फायदा होता है? वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज्यादा है। भारत में अगर महिलाओं की अगर रोजगार श्रम की बात करें तो 20% से भी कम महिलाएं आपके सामने रोजगार क्षेत्र में है ना। और बाकी जो विदेशी देश हैं उनमें 60% तक महिलाएं क्या है, रोजगार का हिस्सा है। तो इससे क्या है, वहां के देश का जो डेवलपमेंट है आर्थिक रूप से ज्यादा होता है। तो महिलाएं जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा से ज्यादा है, इसलिए उनको रोजगार वगैरह के हिस्से में अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो आपके सामने देश का विकास भी होता है। बिना महिलाओं के विकास के देश में मतलब बिना महिलाओं के विकास के देश का विकास भी संभव नहीं है। अगर महिलाओं का समाज में विकास नहीं होगा तो देश का विकास भी नहीं होगा। क्यों? 50% से ज्यादा जनसंख्या भाई आपके सामने काम में हिस्सेदारी नहीं है, पिछड़ी हुई है। तो आपके सामने क्या होगा, आप क्या विकास कर सकते हो? नहीं कर सकते हो भाई। एक सीधी सीधी सी चीज बताऊं मैंने, थारा घर में अगर 4 मेंबर ही है ना, और चार मेंबर ही चारों कमाने वाले और चारों जना कमा रहे, तो थारकन ज्यादा पैसा होगा। और थारे घर में चार मेंबर ही एक कमा रहे और 3 खा रहे हैं, तो क्या ज्यादा पैसों को ना भाई, थोड़ा तुम कमजोर रहोगे इस फैमिली से। क्यों? क्योंकि इसमें चारों लोग काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से है, जब समाज में महिलाएं भी बराबरी का हिस्सा देने लग जाएंगी तब समाज और आपके सामने देश का भी विकास होने लग जाएगा। लैंगिक भेदभाव से समाज कमजोर बनता है, मतलब स्त्री पुरुष का जो भेदभाव देखने को मिलता है इससे समाज में क्या है, कमजोरी आती है, समाज है वो कमजोर होता है। महिला सशक्तिकरण का क्या महत्व होता है? सामाजिक समानता स्थापित नहीं होती है, मतलब समाज के अंदर स्त्री और जो पुरुष है उसको बराबरी का हिस्सा नहीं मिल पाता है, सामाजिक जो समानता है वो नहीं मिल पाती है। आर्थिक विकास तेजी से होता है, जो महिला और पुरुष का जो विकास है वो भी तेज होता है समाज में। महिला सशक्तिकरण से क्या होता है भाई, आपके सामने सामाजिक समानता, मतलब समाज में स्त्री पुरुष को बराबरी का हक मिलता है तो समाज में समानता भी बढ़ती है। आर्थिक विकास तेज होता है, क्या होता है आपके सामने, आर्थिक विकास है वो आपके सामने क्या होता है, धीरे धीरे तेज होता है। परिवार और समाज भी मजबूत होते हैं, क्या होते हैं भाई आपके सामने, परिवार और जो समाज है वो दोनों के दोनों भी धीरे धीरे आपके सामने क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। परिवार भी मजबूत होता है धीरे धीरे आपके सामने। क्यों? महिला भी कमाएगी, पुरुष दोनों मिलकर कमाते हैं। और भाई देखो, कमाना बड़ी बात नहीं है, दोनों अगर सामंजस्य के साथ रहे, भाई आपके घर में माताजी भी कमाई आपके और आपके पिताजी भी कमा रहे, है ना। अब कमाने का अर्थ ये को नहीं कि बाहर ना जाके दो भाई, वो आपकी माताजी 500 रुपए के आपके काम करके ला रही। आपकी माताजी अगर आपके घर में काम करती है ना तो आपके पापा के बराबर ही काम कर रही है, और इनफैक्ट वो हमसे ज्यादा ही करती है। देख लेना भाई, आपके पिताजी हो सकता है 7 बजे उठे, है ना, लेकिन अगर आपके अगर आप गांव के विद्यार्थी हो तो कभी देखना सभी की, जिनके भी भाई आपके सामने अगर पशुपालन करते हैं, आपके माताजी 4 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में उठ जाती है और रात को 10-11 बजे सोती हैं, तो और कंटिन्यूसली पूरे दिन काम करते हैं। ऐसा नहीं कि बीच में कहीं उनको समय मिलता है, नहीं मिलता ना, चाहे खेत का भी करते हैं, घर का भी करते हैं, तो वो बड़ा उनका भी हिस्सा, वो इस प्रकार का काम है जो आपके सामने हमें दिखाई नहीं पड़ता, उसका पेमेंट नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप पेमेंट देकर करवाओ ना तो शायद आपके पिताजी जितना कमाते हैं उससे अधिक आपके सामने आपके माताजी काम करती है ना। तो परिवार और आपके सामने इसी प्रकार से अगर महिलाएं समाज में अपनी जिम्मेदारी समझे, और साथ के साथ क्या भाई पुरुष भी इस चीज की जिम्मेदारी समझे कि भाई आपके साथ जो जिनके साथ आपकी पत्नी है या आपकी बहन है, जिसके साथ आप रह रहे हो जीवन में, वो भी बराबरी के लिए काम करती है, उनको उतना सम्मान देना आपका काम है। ये कोई नहीं कि भाई क्या कर दे, ओहो तो क्या काम करे है। अक्सर अपने सुनना होगा, आपका काम कोई काम थोड़ी है, लेकिन घर का काम भी भाई वास्तविकता में होता है और ज्यादा कठिन होता है। थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन भाई पेपर ही महिला सशक्तिकरण को है, तो मैंने ये समाज की वो वास्तविकताएं हैं जिनको बताना जरूरी है। और देखो मैं बताऊंगा, लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, महिलाएं और पुरुष आपके सामने दोनों बराबरी का हिस्सा करती हैं तो लोकतंत्र मजबूत भी होता है। मानव अधिकारों की रक्षा होती है, इससे क्या होता है, मानव अधिकार हैं जो महिला आपके सामने, उनके जो समाज में रक्षा होती है। देखो ये जो छोटे छोटे पेपर है ना, मत हर बार 100 बार 1000 बार 1 लाख बार एक ही बात समझाना चाहूं, ये पेपर सिर्फ एग्जाम में दे के आके पढ़ के पास करके बाद डिग्री हाथ में लेके कलेक्टर बन जाओगा तो भी थे जिंदगी में कुछ अचीव कौन कर पाओगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ पढ़े लिखे हो और पेपर पीएचडी कोई कई आदमी थे देखे ना कि पढ़ा लिखा तो एमए बीएड, लेकिन उनका थे बैठोगा ना 2 मिनट तो थान ऐ लगे कि भाई जी गलत ही आदमी कर बैठेगा। और एक समाज में अनपढ़ आदमी उसका है, लेकिन उनका बैठोगा तो वो था इतनी बढ़िया बात बताओगे और उनको व्यवहार भी बयां करोगे, ज्ञान तो बहुत दी लेकिन उनको व्यवहार भी बयां करोगे, थान आया ते खुद मोटिवेट फील करोगे वाकई के आदमी। तो मैं थाने
पढ़ा लिखा अनपढ़ कौन बनाना चाहूँ। मेरी हमेशा प्रयास यही रहे कि मैं थान पढ़ा रहे हो ना तो ये पेपर में 100 नंबर लियो 80 नंबर लियो मेरे लिए कोई मायने कौन रखे, है ना थारे लिए भी कोई मायने कौन रखेगा। मैं थान हमेशा ये समझाऊं ये जो पेपर है हन को उद्देश्य यही है कि ते सिर्फ पढ़ो, साथ के साथ हन चीजें महसूस भी करो और अपने जीवन में भी डाल लो। समझ में आ गई। आपके आज के समय खास करके मैं भाई लड़कों की कमियां नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आज के समय की जो अपने लड़के हैं खास करके हमारी जनरेशन के जो लड़के, मैं भी थारों को गणों बड़ों को नहीं, 2-3 साल की उम्र को फर्क है मेरे थारे बीच में थे जो वीडियो देख रहे हो। खास करके लड़कों को और लड़कियों को भी ये बात कहना चाहूंगा, हमारा कैरेक्टर बहुत कमजोर है भाई। अगर हमारे पास आपके अगर आप लड़के हो और अगर आपके पास आपके आसपास की अगर महिला आपके साथ अगर सुरक्षित महसूस नहीं करती है, वो थान कौन बेवफट है, लेकिन थारो व्यवहार कुछ ऐसा कोई है खास करके, क्योंकि मैं भी लड़कों में ही रहता हूं भाई। अगर आपके साथ आसपास कोई महिलाएं अगर सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं तो आप कोई एक पुरुष नहीं हो, मतलब एक टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो। अगर आपके पास और ऐसे अगर आप लड़की हो और आप अपने परिवार को, किसको, आपके परिवार को भाई, अगर आप शादी करके जाते हो वहां पर जितने लोग रहते हैं उनको, या आपके सामने आपका जो इस समय जो परिवार है उसको अगर आप सम्मानित महसूस नहीं करवा पा रहे हो, या आपको उनके भाई सुबह शाम उठता बैठता लड़ाई चल रही थी, तो थे समाज थे भी टेक्निकली खुद में बदलाव करने की जरूरत है। तो बच्चों बस मैं आपको यही समझाऊंगा, जो आज के समय की जो या इंस्टाग्राम के दुनिया की दिखने की जो नजरिया बदल कर अपनो इन थोड़ो बदलो। और ये जो पेपर इकले बनाए गए ताकि थारे जो बुद्धि में जो कचरो भर रहे हो ना ये थोड़ो बाहर निकले और थोड़ो शिक्षित बनो। समझ में आ गई था ना। जो लिंक मांगने वाली जो जनरेशन अपनी है ना इससे दूर हटो और एक शिक्षित और समझदार बच्चा बनो। मेरा हमेशा प्रयास यही रहे। बाकी तो देखो बोलो ज्ञान देने को कोई मतलब को नहीं, समझदार थे खुद भी गनाई हो। महिला सशक्तिकरण का आयाम क्या होता है? महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा मिले, आर्थिक सुरक्षा मिले, राजनीतिक, शिक्षिक और स्वास्थ्य संबंधित शिक्षा मिले। मतलब महिलाएं क्या उनको सामाजिक रूप से भी सुरक्षा मिले, है ना, आर्थिक रूप से भी मतलब पैसे भी कमाए, राजनीतिक रूप से भी उनको ज्ञान मिले और शैक्षणिक रूप से भी भाई आपके सामने जो शिक्षा है उसको भी मिले और स्वास्थ्य संबंधित उनकी चीजें भी बटे। तो यूनिट नंबर अपन ने फर्स्ट को पढ़ लिया है। एक बार फिर से भाई थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँ, काफी बच्चों को ऐसे लगते हैं गुरुजी भेजे ज्ञान देवी, मन भी लगा है मैं कोई वीडियो देखो ना, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि मेरे वजह अगर एक भी बच्चों सही से समझ प्राप्त करे ना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है बच्चों में। अपने आसपास के काफी मेरे साथ के लड़कों को देखता हूँ या मेरे जनरेशन के काफी विद्यार्थियों को देखता हूँ, सारा दिन इंस्टाग्राम पर रील देखनो, एक दूसरे की आईडी देखनो, है ना, और यही सब बस उनको उद्देश्य है जीवन में। अगर उन्हें पूछा जिंदगी में क्या करना है तो उनको कोई उद्देश्य को नहीं। और उनकी अगर विचारधारा पूछा ना थे कि भाई थारो दूसरा का प्रति क्या विचारधारा है, चाहे कोई महिला हो चाहे कोई पुरुष हो, तो उनकी विचारधारा इतनी सड़ी गली है जिन देख के थाना लगा कि शायद मतलब एक अंदर बदलाव उनकी बहुत सख्त जरूरत है ना। तो मैं खास करके थे छोटा हो 17 से 18 साल की, 16 से लेकर 20 साल की उम्र है, थारी बहुत पीक जनरेशन की उम्र है, इसलिए मैं थाने सब चीजें बहुत बताना चाहूंगा। नहीं तो देखो 5,000 व्यूवरशिप आ जाएगी तो मेरा फर्क पड़नो, ना 10,000 आ जाएगी तो भी कोई फर्क कौन पड़नो, क्योंकि यह व्यूवरशिप आज है काल को नहीं रहेगी, इसको कोई फर्क कौन पड़े। बस पढ़ो लिखो और समझदार बनो। बस अपने समझदार समाज ने समझदार लोगों की बहुत ज्यादा जरूरी, पढ़ा लिखा बहुत था। कोई एक टाइम हो जब समाज में पढ़ा लिखा लोग को नहीं, अनपढ़ लोग ज्यादा, लेकिन आज के टाइम में पढ़ा लिखा घना ही, गणी पीएचडी की डिग्री, लेकिन आज के टाइम में अगर उनको काम देखो ना तो थाने खुद में घरना महसूस होगी कि आप की समझ में रह रहे हैं। तो मैं उम्मीद करूं जो थे बच्चा जो वीडियो देख रहे हो कम से कम 1-2 हजार देख रहे हो, इन 10 बालक भी अगर समझदार बनी ही, है ना, जो ये सब चीज महसूस कर पाए, समाज ने आगे बढ़ाने को प्रयास करेगा तो मन बहुत प्राउड फील होगो। मेरे लिए व्यूवरशिप या कमेंट सब्सक्राइबर है तो खैर भगवान की दया, मैं इतना इनफ हूं और कठे भी पूछ जाऊंगा। मेरे लिए तो मायने को ना कि ये ज्यादा मायने रखा है, पढ़ लिख के समझदार बनो। मुझे उम्मीद है भाई आप सब बच्चे ना अपने व्यवहार में बदलाव जरूर करोगे भाई। खास करके लड़कों को ये बात कर रहा हूं कि आपको महिलाओं को प्रति देखने का जो नजरिया है उसमें आप में बदलाव आने की सख्त जरूरत है। या बोलो ज्ञान दे दियो यूं ज्यादा कौन दो। महिला सशक्तिकरण की में संविधान में क्या भूमिका होती है? महिला सशक्तिकरण में संविधान में क्या भूमिका भाई आपके सामने। भारतीय संविधान में महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और सम्मान प्रदान करता है। मतलब हमारा जो भारतीय संविधान है ना ये महिलाओं में क्या सबको समानता देने की बात करता है। समझ में आ गई। देखो भारतीय रोजगार में भी महिला ने हिस्सा मिला है, सरकारी नौकरियां, है ना, और प्राइवेट में भी भाई बात करें अगर कठिन भेदभाव हो तो सरकार इंटरप्रेट करे उस चीज में। पहले आर्मी वगैरह को लिया जाता उनमें भी लेने लगा। महिला ने ना रिजर्वेशन भी प्रदान करे, जब भाई आपके सामने महिलाओं की सीट अलग से आवंटित की जाती है ना। साथ के साथ महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। देखो काली भाई बिल योजना होगी चाहे छात्रवृत्ति होगी, महिलाओं को आपके सामने बहुत सी जगह क्या किया जाता है, बराबरी का हिस्सा दिया जाता है। स्वतंत्रता और सम्मान देने की भी बात करती है, जब मतदान देने को अधिकार हो, है ना।
महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना। सरकार अपने तरीके से पुरजोर प्रयास करती है कि महिलाओं पर किसी भी प्रकार का क्या हो, भेदभाव नहीं हो और उन्हें समान अवसर भी मिले, इस चीज का भी प्रयास करती है कौन, सरकारें। भारतीय संविधान ने महिलाओं को कानूनी संरक्षण और अधिकार देकर सशक्त बनाने का प्रयास किया है। मतलब भाई भारतीय संविधान है ना, यो क्या करे, महिला ने बराबर शुरुआत से जब भारतीय संविधान को निर्माण हुई, जब तो ये प्रयास करेगा कि महिला ने आगे बढ़ाए जा, उन्हें भी बराबरी को हिस्सा मिला है, भी समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। एक विकासशील देश जब भी बन सके जब आपा, विकसित देश जब भी बन सके जब आपा महिला ने भी बराबरी को हिस्सा दिला पाऊंगा। अगले वाला है महिला सशक्तिकरण से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों की बात करें। पहला प्रावधान है अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार देना। यह अनुच्छेद कानून के समक्ष पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार देता है। समानता का अधिकार क्या होता है भाई, अनुच्छेद कौन सा वो अनुच्छेद है जिनमें महिला समानता को अधिकार दिया गया है, उसमें अनुच्छेद नंबर 14। इसमें क्या है, पुरुष और जो महिलाएं हैं उनको दोनों को समानता का अधिकार दिया गया है। क्या है, पुरुष हैं और जो महिलाएं वो आपके सामने क्या है, एकजुट मिलजुल कर रहे भाई आपके सामने, या जितना रोजगार में, राजनीति में और आर्थिक रूप से बराबर पेमेंट मिले महिलाओं को पुरुषों के बराबर, राजनीति में या रोजगार में महिलाओं को बराबर हिस्सा मिले और आपके सामने क्या है, महिलाओं को आपके सामने समाज में भी बराबरी का निर्णय लेने का अधिकार मिले। ये किसमें सुनिश्चित किया गया भाई, भारत के संविधान नंबर 14 में किया गया है। किसी भी प्रकार का लैंगिक भेदभाव करना, मतलब स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव करना क्या है, असंवैधानिक माना गया है। अनुच्छेद 15A भेदभाव का निषेध करना। मतलब अनुच्छेद जो भारत को संविधान अनुच्छेद 15 में यही कही गई है, कोई लिंग, जाति, धर्म, नस्ल के आधार पे जो भेदभाव है आपके सामने नहीं किया जाए। क्या नहीं किया जाए, कोई भी स्त्री पुरुष के आधार पे, कोई जाति के आधार पे, कोई धर्म के आधार पे और नस्ल के आधार पे हमें क्या नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह आपके सामने भेदभाव के निषेध का नियम है। अगला है महिलाओं को विशेष प्रावधान देना। यह अनुच्छेद राज्य को अधिकार देता है कि महिलाएं विशेष कानून और योजनाएं बना सके। मतलब महिलाओं को आपके सामने जो बराबरी का हक मिल सके और योजनाएं मिल सके। अलग अलग प्रकार की सरकार योजनाएं बनाती हैं और कानून बनाती है कि जिससे महिलाओं को आपके सामने विशेष प्रावधान मिल सके। यह महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे